आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है। ये एजुकेशन अभिषेक नाम के एक चैनल का यूट्यूब वीडियो है और ये कक्षा 10 के विज्ञान के एक पूरे अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को एक ही वीडियो में समझाने का वादा करता है। वीडियो की शुरुआत ही इस लाइन से होती है, नमस्कार दोस्तों, जहां पढ़ाई होती है सबसे आसान भाषा में। तो चलिए देखते हैं कि इनका ये दावा कितना सही बैठता है। आज हम एक यात्रा पर चल रहे हैं। ये यात्रा हमारे किचन में दही के जमने से शुरू होगी, फिर हम विज्ञान की एक गुप्त भाषा सीखेंगे और अंत में ये यात्रा हमारे अपने शरीर के अंदर खत्म होगी, जहां हर सांस के साथ एक रासायनिक चमत्कार हो रहा है। हाँ, ये देखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अक्सर विज्ञान डरावना लगता है क्योंकि हम उसे सीधे सिद्धांतों से शुरू करते हैं, लेकिन यह वीडियो हमें याद दिलाता है कि विज्ञान की शुरुआत हमारे आसपास की दुनिया से ही होती है। असली चुनौती ये है कि क्या ये सबसे आसान भाषा हमें सिर्फ सतह पर तैराएगी या सच में गहराई तक ले जाएगी। बिल्कुल। तो यात्रा का पहला पड़ाव है रसोई। वीडियो में दूध का दही बनना, खाना पकना या लोहे की कील पर जंग लगना, इन सबको रासायनिक अभिक्रिया कहा गया है। मुझे हमेशा लगता था कि ये बस सामान्य बदलाव हैं। स्रोत इन्हें इतना खास क्यों बता रहा है? इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा बहुत सरल है लेकिन बहुत शक्तिशाली भी। जब एक या अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, यहाँ असली जादू नया पदार्थ शब्द में छिपा है। ये पानी के बर्फ बनने जैसा नहीं है, जहाँ पानी के अणु बस करीब आ जाते हैं पर रहते पानी के ही अणु हैं। उसे हम भौतिक बदलाव कहते हैं। यहाँ दूध पूरी तरह से एक नए पदार्थ दही में बदल रहा है। उसके गुण, उसका स्वाद, सब कुछ दूध से एकदम अलग है। यही रासायनिक अभिक्रिया का दिल है, पहचान का स्थायी परिवर्तन। पहचान का स्थायी परिवर्तन, वाह, ये तो बहुत गहरा पॉइंट है। लेकिन अगर हम लैब में नहीं हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पहचान का परिवर्तन हुआ है? क्या इसके कोई संकेत होते हैं? वीडियो में कुछ संकेतों की बात की गई है, जैसे रंग बदलना या गैस निकलना। हाँ, और ये संकेत सिर्फ सतही बदलाव नहीं है। इन्हें आप आणविक दुनिया में जो उथल-पुथल चल रही है उसका धुआं समझ सकते हैं, जो हमें बाहर दिखाई देता है। जब वीडियो कहता है कि रंग बदल गया, तो इसका मतलब है कि पदार्थ के अंदर के अणु अब प्रकाश को एक अलग तरीके से सोख रहे हैं और परावर्तित कर रहे हैं, क्योंकि वे अब नए अणु बन चुके हैं। अच्छा। जब गैस निकलती है तो इसका मतलब है कि एक नया पदार्थ बना है जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में है। अच्छा। और तापमान में बदलाव का मतलब है कि पुराने बंधनों को तोड़ने और नए बंधनों को बनाने में ऊर्जा या तो निकली है या सोखी गई है। ये सब सबूत हैं कि अंदर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। मैं इसे अब तक ऐसे नहीं सोच पाया था। तो ये सब जो हो रहा है उसे वैज्ञानिक लोग आपस में कैसे बताते हैं? क्या वे हर बार पूरी कहानी लिखते हैं कि मैंने मैग्नीशियम लिया और उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया? वीडियो में रासायनिक समीकरण का जिक्र है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिक दक्षता पसंद करते हैं। यहीं पर रासायनिक समीकरण आते हैं। ये रसायन विज्ञान की अपनी एक शॉर्ट हैंड और यूनिवर्सल भाषा है। वीडियो का उदाहरण Mg+O2 shows MgO किसी भी देश के वैज्ञानिक के लिए एक पूरी कहानी है। ये एक कविता की तरह है, कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। Mg और O2 अभिकारक हैं, मतलब वो किरदार जो कहानी शुरू करते हैं। तीर दिखाता है कि अभिक्रिया हुई और MgO उत्पाद है, यानी कहानी का नतीजा। ठीक है, तो ये एक तरह से रासायनिक घटनाओं को कागज पर उतारने जैसा है। लेकिन मेरे स्कूल के दिन मुझे याद दिलाते हैं कि सिर्फ समीकरण लिखना काफी नहीं था, उसे संतुलित भी करना पड़ता था। और ईमानदारी से कहूं तो मुझे वो हमेशा गणित का एक उबाऊ काम लगता था। वीडियो में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लेख है। क्या इसका इससे कोई लेना देना है? लेना देना ही नहीं, वही इसकी आत्मा है। और ये उबाऊ तो बिल्कुल नहीं है। ये प्रकृति के सबसे मौलिक और सुंदर नियमों में से एक का सम्मान करना है। ये नियम कहता है कि आप पदार्थ को बना या नष्ट नहीं कर सकते, आप बस उसे पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। अच्छा। तो जब हम 2H2+O2 = 2H2O लिखते हैं तो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हमने शुरू में लिए थे, ठीक उतने ही परमाणु हमें अंत में मिले, भले ही वे अब एक नए परिवार पानी के अणु का हिस्सा हों। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एक समीकरण संतुलित कर रहा होता हूं तो मैं सिर्फ गणित नहीं कर रहा, बल्कि मैं ब्रह्मांड के एक सबसे बड़े नियम का सम्मान कर रहा हूं। इसने तो मेरे लिए समीकरणों को देखने का नजरिया ही बदल दिया। ये तो लगभग एक दार्शनिक काम है। बिल्कुल। हर संतुलित समीकरण इस ब्रह्मांडीय सच्चाई का एक छोटा सा प्रमाण है कि कुछ भी खोता नहीं है, बस रूप बदलता है। ठीक है,
तो हमने समीकरण की भाषा और उसका व्याकरण मतलब संतुलन सीख लिया। लेकिन इन रासायनिक कहानियों के भी तो अलग अलग प्रकार होते होंगे। जैसे फिल्मों की विधाएं होती हैं, कुछ में चीजें जुड़ती हैं, कुछ में टूटती हैं। वीडियो इन्हें कैसे वर्गीकृत करता है? वीडियो इन्हें बहुत खूबसूरती से 4 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। पहली है संयोजन अभिक्रिया। ये एक रोमांटिक कॉमेडी की तरह है जहां 2 या 2 से ज्यादा किरदार मिलकर एक हो जाते हैं। दूसरी है अपघटन अभिक्रिया। ये एक ट्रेजेडी है जहां एक बड़ी चीज टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। एक मिनट, ये जो तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक ज्यादा क्रियाशील तत्व दूसरे को उसकी जगह से हटा देता है। ये तो स्कूल के प्लेग्राउंड जैसा लग रहा है, जहां ताकतवर बच्चा कमजोर बच्चे को झूले से हटा देता है। क्या ये वाकई इतना सरल है? आपका उदाहरण एकदम सटीक है। और हाँ, ये काफी हद तक इतना ही सरल है। रसायन विज्ञान में तत्वों की एक क्रियाशीलता श्रृंखला होती है जो बिल्कुल एक रैंकिंग लिस्ट की तरह है। जो तत्व इस लिस्ट में ऊपर है वो ज्यादा ताकतवर है और अपने से नीचे वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है। अच्छा, और चौथी? और चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक डांस पार्टी की तरह सोचना। 2 जोड़े मतलब यौगिक डांस कर रहे हैं और फिर वे अपने पार्टनर बदल लेते हैं। अंत में सब नए जोड़ों के साथ होते हैं। बस आयनों की अदला बदली ही तो है। ये वर्गीकरण तो बहुत मजेदार है, लेकिन क्या ये सिर्फ चीजों को याद रखने का एक तरीका है या इसका कोई गहरा वैज्ञानिक महत्व भी है? बहुत गहरा महत्व है। ये वर्गीकरण वैज्ञानिकों को अभिक्रियाओं के परिणाम की भविष्यवाणी करने की शक्ति देता है। अगर मुझे पता है कि 2 यौगिकों को मिलाया जा रहा है तो मैं द्विविस्थापन के नियमों का उपयोग करके बता सकती हूँ कि क्या कोई ठोस पदार्थ बनेगा। अच्छा। अगर मुझे किसी तत्व की क्रियाशीलता पता है तो मैं बता सकती हूँ कि विस्थापन होगा या नहीं। ये रसायन विज्ञान के विशाल संसार में व्यवस्था और पूर्वानुमान लाने का एक शक्तिशाली तरीका है। व्यवस्था की बात करें तो वीडियो में एक और जोड़ी का जिक्र है जो अक्सर साथ में आती है, ऑक्सीकरण और अपक्षय। स्रोत इसे बहुत सरल तरीके से समझाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन का हटना अपचयन है। क्या ये कहानी इतनी ही है? कक्षा 10 के लिए ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है। ये हमें कई रोजमर्रा की चीजों को समझने में मदद करता है। लेकिन अगर हम सच में गहराई में जा रहे हैं तो असली खेल ऑक्सीजन का नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का है। ऑक्सीकरण का असली मतलब है इलेक्ट्रॉन खोना और अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन पाना। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि जब लोहे में जंग लगता है तो वो ऑक्सीजन से जुड़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी खो रहा है? बिल्कुल। लोहा इलेक्ट्रॉन खोता है मतलब उसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन उन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है यानी उसका अपचयन होता है। ये सिद्धांत इतना शक्तिशाली है कि ये सिर्फ जंग लगने को नहीं बल्कि हमारी बैटरी कैसे काम करती है और यहाँ तक कि तारे कैसे चमकते हैं उन सबको एक ही नियम से जोड़ता है। ऑक्सीजन तो इस खेल का बस एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। असली कहानी तो हमेशा इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की होती है। तो कमाल है, इसने तो पूरे अध्याय को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। और मुझे लगता है कि ये हमें वीडियो के अगले हिस्से से भी जोड़ता है, जहां बात होती है हमारे आसपास की दुनिया की। स्रोत में संचारण यानी जंग लगने और दुर्गंधिता यानी खाने का बासी होने का जिक्र है। हाँ, और अब हम जानते हैं कि ये दोनों ऑक्सीकरण के ही बच्चे हैं। संचारण में धातुएं धीरे धीरे ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में अपने इलेक्ट्रॉन खोकर नष्ट हो जाती हैं और दुर्गंधिता में हमारे भोजन में मौजूद तेल और वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे उनका स्वाद और गंध खराब हो जाती है। वीडियो में दुर्गंधिता से बचने के लिए एयरटाइट डिब्बे इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। ये तो समझ आता है, ऑक्सीजन का संपर्क कम करना। लेकिन मैंने सुना है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या उसका भी इससे कोई लेना देना है? बिल्कुल, ये ऑक्सीकरण को रोकने का एक बहुत चालाक तरीका है। नाइट्रोजन एक बहुत ही अक्रियाशील गैस है। ये ऑक्सीजन की तरह चिप्स के तेल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो पैकेट में नाइट्रोजन भरकर वे ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं जिससे चिप्स महीनों तक ताज़े और कुरकुरे बने रहते हैं। ये साधारण घरेलू रसायन विज्ञान का एक शानदार औद्योगिक उपयोग है। सही बात है। इसी तरह पुलों पर पेंट करना या लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, ये भी धातु को ऑक्सीजन और नमी के सीधे संपर्क से बचाने के तरीके हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन वीडियो का अंत एक ऐसी बात से होता है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई। स्रोत कहता है कि श्वसन
पाचन, यहाँ तक कि मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक अभिक्रिया हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं और आप, हम सब इस वक्त भी अंदर से लगातार बदल रहे हैं। बदल ही नहीं रहे, हम इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से जिंदा हैं। आपका शरीर एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और कुशल रासायनिक प्रयोगशाला है। जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलती है। यह एक नियंत्रित ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो आपको ऊर्जा देती है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में मौजूद एंजाइम भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। यह अपघटन अभिक्रिया का एक आदर्श उदाहरण है। हर सोच, हर हरकत, हर धड़कन के पीछे रासायनिक अभिक्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला है। तो इस पूरी यात्रा का सार ये है कि रासायनिक अभिक्रियाएं सिर्फ बीकर और टेस्ट ट्यूब में नहीं होती। वे हमारे किचन में दही जमाने से लेकर चिप्स के पैकेट को ताज़ा रखने और यहाँ तक कि हमारे जिंदा रहने के लिए भी जिम्मेदार हैं। ये स्रोत जो कक्षा 10 के लिए बनाया गया है, वास्तव में हमें विज्ञान को देखने का एक नया नजरिया देता है, किताबों से बाहर और असल दुनिया में। सही कहा। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बुनियादी वैज्ञानिक सिद्धांतों को सुलभ, प्रासंगिक और यादगार बनाया जा सकता है। ये दिखाता है कि विज्ञान कोई अलग-थलग विषय नहीं है, बल्कि ये उस दुनिया को समझने का एक लेंस है जिसमें हम रहते हैं, और उस शरीर को समझने का भी जिसे हम अपना घर कहते हैं। आखिर में एक विचार जो इस पूरी चर्चा से मेरे मन में अटक गया है। वीडियो में श्वसन और पाचन को रासायनिक अभिक्रियाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगर हमारे शरीर के अंदर लगातार इतनी सारी जटिल रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं, ऊर्जा बनाने, बढ़ने, सोचने, हर काम के लिए, तो क्या हम इंसानों और अन्य जीवित प्राणियों को एक चलती फिरती, अविश्वसनीय रूप से जटिल और स्वसंचालित रासायनिक फैक्ट्री के रूप में देख सकते हैं? सोचने वाली बात है।